हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हिंदी साहित्य के प्रश्न जो हैं हम पढ़ेंगे, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, यह बताना है। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल इसलिए नाम दिया क्योंकि, इसका कारण क्या था कि शुक्ल जी ने जो आदिकाल था इसको वीरगाथा काल नाम दिया, इसका कारण क्या था यह बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है कि इस काल में वीरता वर्णन की प्रवृत्ति प्रधान थी, क्योंकि इस काल में वीरता वर्णन की प्रवृत्ति प्रधान थी, जिसके कारण शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। और इसमें इनकी कुल 12 रचनाएं हैं जिनके आधार पर शुक्ल जी ने, आदिकाल की 12 रचनाएं हैं जिनके आधार पर शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया था, 12 रचनाओं के आधार पर। अगला प्रश्न है, कबीर भक्ति काल की किस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? कबीरदास के द्वारा, कबीरदास भक्ति काल के कवि हैं और वे किस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं यह बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, संत काव्यधारा। और सूफी काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वह जायसी माने जाते हैं सूफी काव्यधारा के, और राम काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तुलसीदास, तथा कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं सूरदास। ठीक है, इस प्रकार जो भक्ति काल की धाराएं हैं वह हैं संत काव्य और सूफी काव्य, जो कि प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आती है। यह आता है सूफी काव्य जो है प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत, और संत काव्य ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आता है। और यह आता है निर्गुण धारा में, निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा होती है। और उसके बाद सगुण के अंतर्गत कृष्ण काव्यधारा और राम काव्यधारा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा के मेल से बनी वह कौन सी भाषा है जो वीरगाथा काल के ग्रंथों में प्रयुक्त हुई है? तो राइट आंसर बताना है इसके लिए कि राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा के मेल से कौन सी भाषा बनी है जो कि वीरगाथा के ग्रंथों में प्रयुक्त हुई है, तो वह है डिंगल। और जो पिंगल भाषा है यह मिलकर बनी है ब्रज और अपभ्रंश से मिलकर बनी है पिंगल भाषा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल का सर्वमान्य समय क्या है? शुक्ल जी ने भक्तिकाल का सर्वमान्य समय क्या बताया है यह बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1350 से 1700 का समय जो है शुक्ल के द्वारा भक्तिकाल का सर्वमान्य समय माना गया है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य में कौन सी विशेषता नहीं है? सूफी काव्य में कौन सी विशेषता नहीं है, जो नहीं है वह बताना है। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना सूफी काव्य की विशेषता नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रेम की प्रधानता, रहस्यवादी भावना, यह सूफी काव्य की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कौन से कवि कहलाते हैं? केशवदास, जो कि कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं। और रामचंद्रिका इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें इन्होंने अलंकारों की बहुत अधिक प्रयोग किया था, जिसके कारण इसे छंदों का अजायब घर भी कहा गया है, इनकी इस रचना को, केशवदास की। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? तो इसके लिए राइट आंसर
ऑप्शन ए है महाराजा जयसिंह के आश्रित कवि थे बिहारी। बिहारी जो थे वह राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे और ये रीति काल के कवि थे जो कि रीति सिद्ध धारा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है पुनर्जागरण काल के नाम से भारतेंदु युग को जाना जाता है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से किस उपभाषा वर्ग की बोली मारवाड़ी है? तो मारवाड़ी बोली किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? वह आती है ऑप्शन डी राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत आती है मारवाड़ी भाषा। तो मारवाड़ी जो है राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है और इसके अतिरिक्त राजस्थानी में मारवाड़ी के अतिरिक्त जयपुरी आती है, मेवाती आती है और मालवी। ठीक है, ये आती है जयपुरी, मेवाती और मालवी। यह भी जो है जयपुरी, मेवाती और मालवी यह राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। तो यह है पंक्ति और किसकी यह पंक्ति है बताना है। कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। ऐसी ये पंक्तियां हैं। तो बताना है कि किस कवि की यह पंक्तियां हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्तियां हैं। न रहो न निराश करो मन को, यह इसकी स्टार्टिंग लाइन है इस कविता की। अगला प्रश्न है साकेत में कुल कितने सर्गे हैं? साकेत में कुल कितने सर्गे हैं? साकेत में कुल 12 सर्गे हैं। साकेत में सर्गों की कुल संख्या 12 है। मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है। मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है और यह रचना है महाकाव्य विधा की रचना। अगला प्रश्न है छायावाद की समय सीमा है। छायावाद की समय सीमा बतानी है, कब से कब तक छायावाद रहा। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है 1920 से 1936 के ईस्वी का जो समय रहा वह छायावाद की समय सीमा रही थी। अगला क्वेश्चन है त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? त्रिलोचन कवि हैं, इनका वास्तविक नाम बताना है क्या है। तो ऑप्शन है इसके लिए और राइट आंसर ऑप्शन डी है वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का जो वास्तविक नाम है वह वासुदेव सिंह है। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रमुख 4 कवियों में निम्न में से कौन नहीं है? छायावाद के जो प्रमुख 4 कवि हैं, प्रमुख 4 कवि जो हैं छायावाद के, उनमें से इनमें कौन है जो कि नहीं है? जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है, माखनलाल चतुर्वेदी है और निराला है। तो इनमें से कौन छायावाद के कवियों में नहीं आते हैं तो वो बताने हैं आपको और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है माखनलाल चतुर्वेदी। यह छायावाद के कवि नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी यह छायावाद के कवि नहीं है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और निराला ये छायावाद के कवि हैं। तो एक चौथी जो इसमें आते हैं वह है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा और इन चारों को छायावाद का स्तंभ भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, निराला को और महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। यह कथन किस लेखक का है? दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। तो इस कथन के लेखक बताने हैं कौन है। ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद या निराला। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा। जो ये कथन है यह है महादेवी वर्मा का। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से रीति संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? रीति संप्रदाय का प्रवर्तक बताना है और इसके लिए
जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, वामन। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, वामन जो है वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। तो यह किसके अनुसार बताई गई है? शुक्ल जी के अनुसार। शुक्ल जी ने हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसे माना था? ऑप्शन है यमलोक की यात्रा, राजा भोज का सपना, नासिकेत उपाख्यान, इंदुमती। तो शुक्ल, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली आपको लिख के दिया गया है शुक्ल के अनुसार, तो आपको शुक्ल के अनुसार बताना है। और शुक्ल के अनुसार जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, इंदुमती। शुक्ल ने हिंदी की जो प्रथम कहानी मानी थी वह मानी थी इंदुमती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रेमचंद्र की कहानियों में नहीं है किंतु प्रसाद की कहानियों में मुख्य रूप से है? कौन सी विशेषता है जो प्रेमचंद्र की कहानियों में नहीं है और प्रसाद की कहानियों में वह विशेषता है? ऑप्शन इसके लिए डी है, अतीत का गौरवमयी चित्रण। तो अतीत का गौरवमयी चित्रण जो है वह प्रसाद की कहानियों में इसका वर्णन मिलता है। प्रसाद से मतलब है जयशंकर प्रसाद का। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में अतीत की गौरवमयी चित्रण मिलते हैं, लेकिन प्रेमचंद्र की कहानियों में यह इसका वर्णन नहीं मिलता इस रूप में। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उपन्यासकार में कौन सा विषम संयोजन है? कौन सा संयोजन गलत है वह बताना है। विषम का अभिप्राय है कि गलत, जो गलत है वह बताना है। राइट आंसर है वैशाली की नगर बधू, जयशंकर प्रसाद इसके लिए आंसर है, तो यह आंसर गलत है। इसके अतिरिक्त गोदान प्रेमचंद्र की रचना है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, यह सही है। तो ऑप्शन ए इसके लिए ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्योंकि आपको आंसर बताना है नहीं में, यानी कि गलत में। तो वैशाली की नगरवधु जो रचना है यह है रचना आचार्य चतुरसेन शास्त्री की। यह रचना है आचार्य चतुरसेन शास्त्री की, यह रचना है वैशाली की नगरवधु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? कौन सा नाटक है जो कि इसमें से जयशंकर प्रसाद का नहीं है? ऑप्शन है ध्रुव सामनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ये तीनों जो हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। लहरों के राजहंस है, यह जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, क्योंकि हमें आंसर नहीं में बताना है कि प्रसाद का कौन सा नहीं है, तो वह है लहरों के राजहंस। और यह जो रचना है यह है मोहन राकेश की। यह रचना है मोहन राकेश की, लहरों की राजहंस। अगला प्रश्न है, काव्येषु नाटकम रम्यम उक्ति का अर्थ है। काव्येषु नाटकम रम्यम, इस उक्ति का अर्थ बताना है कि इस उक्ति का अर्थ क्या है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है कि काव्यों में नाटक मनोरम होते हैं। काव्यों में नाटक मनोरम होते हैं, यह काव्येषु नाटकम रम्यम उक्ति का अर्थ है। अगला प्रश्न है, आधुनिक एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इसमें उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद और रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा इसके लिए राइट आंसर है। आधुनिक एकांकी का जनक कहा जाता है रामकुमार वर्मा को। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। तो रामकुमार वर्मा जो थे वो प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे और हास्य कवि के रूप में भी उन्हें जाना जाता है, एकांकी लेखक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने एकांकियों की भी रचना की थी रामकुमार वर्मा ने। प्रसिद्ध रचनाकार लेखक हैं ये। देखते हैं आगे अगला प्रश्न, अरे यायावर रहेगा याद रचना की विधा क्या है? अरे यायावर रहेगा याद, यह रचना जो है इसकी विधा बतानी है कि किस विधा की रचना है। नाटक है, उपन्यास है, यात्रा संस्मरण है, जीवनी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, यात्रा संस्मरण। अरे यायावर रहेगा याद जो रचना है इसकी विधा है यात्रा संस्मरण। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है शरत चंद्र, महात्मा गांधी, राहुल सांकृत्यायन और हिंसा। किसके जीवन पर आधारित है बताना है। आवारा मसीहा, तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन
ए है आवारा मसीहा, जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित रचना है। और जो ये रचना है विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई। आवारा मसीहा है रचना विष्णु प्रभाकर ने इसे लिखा है। आवारा मसीहा और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर यह आधारित रचना है। अगला क्वेश्चन है, पथ के साथी की रचना विधा क्या है? पथ के साथी, इसकी रचना विधा बतानी है। कौन सी विधा की रचना है? कहानी है, रेखा चित्र है, यात्रा संस्मरण है, एकांकी है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, रेखा चित्र। पथ के साथी रेखा चित्र विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तुलसीदास ने जो विनय पत्रिका की रचना की है वह किस भाषा में की है, बताना है। डिंगल में, अवधी में, ब्रज में या पिंगल में? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, ब्रज भाषा में की है तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रकाशित पत्रिका हंस के संपादक कौन है? हंस पत्रिका के संपादक ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, राजेंद्र यादव हैं हंस पत्रिका के संपादक, राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम क्या है? उत्कर्ष का विलोम क्या है? अवनति, उन्नति, प्रकर्ष या अपकर्ष? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, अपकर्ष। जो उत्कर्ष है इसका विलोम है अपकर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषम संयोजन है? कौन सा संयोजन है जो कि विषम है, अर्थात कि जो गलत है? पूर्वी हिंदी अवधी है, पूर्वी हिंदी की बोली। पश्चिमी हिंदी की ब्रज है, राजस्थानी हिंदी की मैथिली है, पहाड़ी हिंदी की कुमाऊनी है। तो जो गलत है वो बताना है। पूर्वी हिंदी की बोली अवधी है, सही है। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी की जो बोली है पश्चिमी हिंदी के लिए, इसमें ब्रजभाषा आती है, यह सही है। इसमें ब्रजभाषा के अतिरिक्त कौरवी आती है। कौरवी यानी कि खड़ी बोली का नाम ही कौरवी है। खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कहा जाता है, कौरवी भी कहा जाता है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है यानी कि कौरवी आती है, हरियाणवी आती है, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आते हैं। ठीक है, ब्रजभाषा के अतिरिक्त बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और कौरवी भी आते हैं। और जो राजस्थानी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी में आते हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक है, 3 चीज़ें इसमें म से ही आती हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और एक आती है जयपुरी। तो राजस्थानी हिंदी में। अब आपको यहाँ पर दिया है मैथिली। आपको मैंने अभी जो भाषाएं बताई उनमें मैथिली का नाम नहीं आया, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमें क्या बताना है इसमें? विषम संयोजन, यानी कि गलत वाला बताना है। तो मैथिली इसकी बोली नहीं है और पहाड़ी हिंदी के अंदर आती है कुमाऊनी। ठीक है, मैथिली जो है यह बिहारी, मैथिली जो है यह आती है, मैथिली आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। जो मैथिली है यह आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। मैथिली, भोजपुरी और मगही ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं, व्यंग्यकार कहलाते हैं ये, व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जैसे हरिशंकर परसाई किस प्रकार के निबंध लेखक हैं या किस प्रकार की रचनाएं करते हैं, तो व्यंग्यकार के रूप में ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? कौन सा अनुच्छेद है संविधान में जिसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन इसके लिए राइट बी है, अनुच्छेद 343(1) में। अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला है कि खड़ी बोली का मैं सर्वनाम किस बोली में हों हो जाता है? तो खड़ी बोली का मैं सर्वनाम किस बोली में हों हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, ब्रजभाषा में यह हों हो जाता है।
इसी के साथ ये क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।